आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लॉकडाउन के बाद तकरीबन 11 जुमों तक मसाजिद को मुख्फल रखने के बाद आज से आम मुसल्लियों को मसाजिद में नमाज जुमा की इजाज़त दी गई, जिसमें चंद शराइत आयद किए गए थे और तकरीबन तमाम मसाजिद के इंतज़ामिया ने उन शराइत की तकमील करते हुए मुसल्लियों को सैनिटाइज़र फराहम किया और ये यकीनी बनाया कि सभी ने मास्क पहन रखा हो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा गया और इन शराइत के साथ ही मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। लेकिन बड़ी बदबख्ती की बात है कि मुल्क की चंद बड़ी मसाजिद में शामिल शहर की मक्का मस्जिद में आम मुसलमानों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और वहां आने वाले मुसल्लियों को तकरीबन 500 मीटर फासले पर ही पुलिस ने वापस कर दिया, जिससे उन्हें दीगर मसाजिद का रुख करना पड़ा। दूसरी मसाजिद की तलाश में बाज़ मुसल्ली नमाज जुमा अदा न कर सके। इसी तरह शाही मस्जिद बाग़ आमा में आम मुसल्लियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। ये दोनों मसाजिद रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद के तहत हैं, इसलिए इन दोनों मसाजिद में दाखिला मुश्किल हो गया। हुकूमत ने 8 जून से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में नरमी करते हुए चंद शराइत के साथ इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त दी थी। शहर की दीगर मसाजिद, जिनमें जामे मस्जिद सिकंदराबाद, जामे मस्जिद मुशीराबाद, जामे मस्जिद मल्लापल्ली, मस्जिद अजीज़िया, जामे मस्जिद चौक, जामे मस्जिद बारकस और कई एक मसाजिद में 2 मुख्तलिफ जमातों का अहतमाम किया गया ताकि मसाजिद में अवाम के हुजूम को रोकते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुसल्ली नमाज अदा कर सकें। इसी तरह रियासत भर में वाक़े दरगाहों की मसाजिद में समाजी फासले के साथ नमाज जुमा अदा की गई और बारगाहों पर हाज़िरी की इजाज़त दी गई। मैं मोहम्मद सलीम अहमद मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हुकूमत की गाइडलाइंस पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आज जुमा की नमाज की। अल्हम्दुलिल्लाह जो है सोशल डिस्टेंस का बहुत शानदार तरीक़े से मेंटेन कर रहे हैं और मस्जिद की जो है डेली 4 वक्त सफाई होती, केमिकल से स्प्रे होता और हम मुसल्लियों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि घर से वज़ू बना के आना, घर से जानिमाज़ लेके आना और मस्जिद में जो है नमाज़ पढ़ते जब का जल्दी जो है मस्जिद से चले आना और मस्जिद लॉक हो जाती। हमेशा 5 टाइम भी यही हमारे का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह जो है हम हमेशा हमारे लीडरों के बोलने पे और हुकूमत की गाइडलाइंस पे चलेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4,25,203 लोगों की मौत हो चुकी है। मुतासरीन का आंकड़ा 76,49,862 हो गया है। इसी दौरान 38,75,489 लोग सेहतियाब भी हुए हैं। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 2 लाख को पार कर चुकी है, जबकि ब्राज़ील में यह आंकड़ा 8 लाख और रूस में 5 लाख को पार कर गया। इस मोजी वायरस से अमेरिका में अब तक 1,16,231 लोग हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,956 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,97,535 हो गई है। इस इजाफे के बाद हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में चौथे मकाम पर पहुंच गया है और इस मुद्दत में रिकॉर्ड 396 लोगों की इस वबा से मौत हुई है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जुमे को जारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,956 नए मामलों के साथ मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,97,535 हो गई है। इसी दौरान 396 लोगों की मौत से अमवात की तादाद 8,498 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 1,41,842 सरगर्म यानी एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1,47,195 लोग इससे नजात पाने में कामयाब हुए हैं। 30 जनवरी को हिंदुस्तान में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके 110 दिनों बाद यानी 10 मई को यह तादाद बढ़कर 1 लाख हुई। फिर रफ्तार में इतनी तेजी आ गई कि अगले 25 दिनों में आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया। राहत की बात यह है कि 125 करोड़ की आबादी होने के बावजूद दीगर ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार काफ़ी धीमी है। अमेरिका में सबसे तेज़ 82 दिनों में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना
पॉजिटिव हो गए थे। हिंदुस्तान में यह आंकड़ा 135 दिन में पहुंचा। 6 मई को मुल्क में कोरोना का आंकड़ा 50,000 पर था। मतलब अपने मुल्क में इन्फेक्शन की शुरुआत से लेकर 50,000 मामले होने तक 98 दिन लगे। इसके बाद रफ्तार तेज हो गई। अगले 50,000 मामले महज 12 दिनों में सामने आए। फिर 1 लाख से 1.5 लाख मामले होने में 8 दिन और 1.5 लाख से 2 लाख होने में सिर्फ 7 दिन लगे। अब हर 5 दिनों में 50,000 मामले आ रहे हैं। 2 लाख से 2.5 लाख केस होने में 5 दिन और 2.5 लाख से 3 लाख केसेस होने में भी महज 5 दिन लगे। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से होने वाली अमवात की तादाद 8,498 हो गई है। अब हर रोज मौत के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ही 791 लोगों ने दम तोड़ दिया। मौत की ये अब तक की सबसे तेज रफ्तार कही जा सकती है। जिन मुल्कों में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हो रही हैं, उनमें हिंदुस्तान चौथे नंबर पर है। ब्राजील, अमेरिका और मेक्सिको में हालात यहां से ज्यादा खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों की हालत जार पर अज खुद नोटिस लेते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत मुख्तलिफ रियासतों को नोटिस जारी किया और सरकारी अस्पतालों में बदनज़मी और कोरोना वायरस से मरने वालों की लाशों की बद इंतजामी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल की हालत जार पर अदालत ने अस्पताल की इंतजामिया को एक अलग नोटिस जारी की। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस M.R. शाह पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का मुनासिब तरीके पर नहीं किए जाने और मरने वाले मरीजों की लाशों का बेतरतीब इंतजाम का आज खुद नोटिस लेते हुए आज इस मामले पर समाअत की। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से 9 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 164 नए मामले सामने आए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मौजी वायरस से मरने वालों की तादाद 174 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 4,484 तक पहुंच गई है, जिनमें 449 माइग्रेंट वर्कर्स, डिपोटीज और फॉरेन इवैक्यूज भी शामिल हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 164 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 133 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब तक 2,278 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। रियासत में फिलहाल 2,032 एक्टिव केसेस हैं। इसी बीच एक खबर ये आई है कि 16 और 17 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ कोरोना के हालात पर बातचीत करेंगे। शहर के कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। जराये के मुताबिक हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट गुज़िश्ता 3 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला थे, जिनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिस पर सुपरिंटेंडेंट का टेस्ट मुस्बित पाया गया। इसके फौरी बाद वो खुद ही हॉस्पिटल के आइसोलेशन में मुंतकिल हो गए। ज़िले हुक्काम और हॉस्पिटल के ओहदेदार सुपरिंटेंडेंट से मुलाकात करने वालों की तलाश कर रहे हैं ताकि उनके भी टेस्ट किए जा सकें। इसके अलावा कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर विनोद कुमार ने मरकजी वज़ीर खारजा को एक मकतूब रवाना करते हुए दोहा कतर से हैदराबाद को ज़्यादा तादाद में तैयारे चलाने की दरख्वास्त की। दोहा कतर में काम करने वाले तेलंगाना गल्फ समिति, तेलंगाना प्रजा समिति, तेलंगाना जागृति के नुमाइंदों ने विनोद कुमार से ख्वाहिश की है कि दोहा कतर से ज़्यादा तैयारों को हैदराबाद के लिए चलाते हुए यहाँ मुकीम तेलंगाना के बाशिंदों को अपने आबाई वतन मुंतकिल करने के इक़दाम करें। मज़कूरा तंजीमों की दरख्वास्त पर विनोद कुमार ने वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि दोहा कतर में तेलंगाना के 70,000 अफराद मुकीम हैं। मुख्तलिफ वजूहात के बाद तेलंगाना वापस होने के 3,500 अफराद ख्वाहिशमंद हैं, जिन्होंने अपने नाम कतर इंडियन एम्बेसी में भी दर्ज करवाया है। लेकिन दोहा कतर से हैदराबाद को सिर्फ एक ही तैयारा चलाया जा रहा है, जिसमें 183 अफराद की गुंजाइश है। तेलंगाना के कई बाशिंदे सेहत से मुतालिक मसाइल में मुब्तला हैं, उनमें हामिला ख़वातीन भी शामिल हैं। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से दरख्वास्त की है कि वो ख़तर से ज़्यादा तैयारों को चलाते हुए वतन वापस होने के तमाम ख्वाहिशमंद तेलंगाना के बाशिंदों को वापस लाने के इक़दाम करें। मेयर GHMC बीर राम मोहन का दूसरी बार कोरोना टेस्ट किया गया। इम्कान है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बीर राम मोहन के ड्राइवर सुधाकर का कोरोना का टेस्ट मुस्बित आने पर मेयर का फिर एक बार टेस्ट किया गया। एहतियाती तौर पर मेयर अपने अरकान ख़ानदान के साथ और साथ रहने वालों का टेस्ट करवाया था। ड्राइवर की रिपोर्ट मुस्बित आने पर मेयर बी राम मोहन अपने अफराद ख़ानदान के साथ होम क्वारंटाइन हो गए। एहतियाती इक़दाम के तौर पर आज उनका कोरोना टेस्ट किया गया। चंद दिन कबल किए गए टेस्ट में मेयर के दीगर अरकान ख़ानदान की टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई थी।
इसी बीच एक खबर और आ रही है कि वजीर फाइनेंस हरीश राव के पीए कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद हरीश राव क्वारंटाइन हो गए हैं। इसके अलावा सिद्दीपेट कलेक्टर भी क्वारंटाइन हो चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी कायदीन का वजीर आला से मुलाकात करने के मंसूबे को पुलिस ने नाकाम बना दिया। जुमे के दिन बीजेपी कायदीन कोरोना वायरस से निपटने के हुकूमत से मजीद इक़दामात का मुतालबात करने के लिए वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात का ऐलान किया था। जुमे के दिन सुबह से ही पुलिस का दस्ता बीजेपी कायदीन के मकानात के पास तैनात कर दिया गया था। साबिक़ बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण को उनके क़यामगाह में बंद कर दिया गया। काउंसिल के रुकन रामचंद्र राव जैसे ही अपने मकान से बाहर निकले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर रामचंद्र राव ने कहा कि कोरोना वायरस रियासत में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इससे आवाम को बचाने के लिए सिर्फ गांधी हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि हर जिले में कोविड हॉस्पिटल कायम किया जाए। तेलंगाना में कोरोना वायरस के टेस्ट कम हो रहे हैं, इसमें इजाफा किया जाए और गांधी हॉस्पिटल में खिदमात मजीद बेहतर बनाने और मरीजों को सहूलियात फराहम करने का उन्होंने मुतालबा किया। Down, down, CM, 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 down, down. Down, down, CM, 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 down, down. Down, down, CM, 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 down, down. Down, down, CM, 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 down, down. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నగర శాఖ తరఫు నుంచి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారిని మేము కలవటానికి 11 గంటలకు నిశ్చయం చేయడం జరిగింది. నేను పొద్దున్నే వారి మెయిల్కు వారి యొక్క కార్యాలయానికి ప్రగతి భవన్కు ఫ్యాక్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది అపాయింట్మెంట్ కోసం. కానీ సిబ్బంది వాళ్ళతో మాట్లాడితే వారు ఎటువంటి కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా వారు ఇంతవరకు पिछले 3 दिन से गांधी हॉस्पिटल जो कि तेलंगाना में किसको भी अगर कोरोना वायरस आता है तो एक ही एक हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, वो है गांधी हॉस्पिटल। 3 दिन से उस हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी आना हॉस्पिटल में और उनके प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करना। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, खुद के मिनिस्टर से वो नहीं मिलते, तो ये डॉक्टर से क्या मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में चलो मुख्यमंत्री हाउस एक कार्यक्रम था, यानी संख्या को लेकर प्रोग्राम नहीं था हमारा। सिर्फ 3 व्यक्ति, एक विधायक मैं राजा सिंह, हमारे एमएलसी रामचंद्र राव जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण जी, सिर्फ 3 लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोग उनको लेटर भेजे और आज का हमारा प्रोग्राम था। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री है, वो खुद के मिनिस्टर से नहीं मिलते, खुद के एमएलए से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते, और हम अगर मिलने का प्रयत्न करें तो हमारे घर के बाहर पुलिस भेज देते। अभी हमारे घर के बाहर तकरीबन 30 से 40 पुलिस वालों को लगाकर मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। यानी जो तेलंगाना की जनता आज कोरोना वायरस से मर रही है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज नहीं है, तिल तिल मर रहे, जिसको कोरोना वायरस आ रहा है हॉस्पिटलों में तड़प तड़प के मर रहे, और जो लोग मरे जा रहे उनके बॉडीज भी उनके परिवार को नहीं दे रहे, फेस भी नहीं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव आखिर किसको मुलाकात के लिए वक्त देंगे। मुलाकात का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना उनकी आदत हो गई है। ये जमहूरी निज़ाम और दस्तूर के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि दस्तूर के मुताबिक ओहदे को लेकर अपोजिशन कायदीन से मुलाकात करने का मुतालबे पर उनको गिरफ्तार करना गैर जमहूरी अमल है। उन्होंने कहा कि अवाम की तरफ से मुसलसिल जद्दोजहद बीजेपी करती रहेगी और इस तरह की गिरफ्तारी करने से बीजेपी खौफजदा नहीं होगी। సంస్కారీయులు బూతు తిడతారా ముఖ్యమంత్రి? ఆ ముఖ్యమంత్రి కదా గౌరవం ఇవ్వాలి. దుబాయ్కి పొట్ట కొడుకు కోసం నీ ముఖ్యమంత్రి సాధనంతర వల్ల 1 లక్ష ఉద్యోగాలు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అనే కదా, ఇంటికో ఉద్యోగాలే కదా, అవి లేకుండానే కదా ఇలా పొట్ట కొడుకు కోసం దుబాయ్ పోతారు. వాళ్ళను బూతు తిడతారా? వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు తిడతారా? అందరినీ మీ ముఖ్యమంత్రి పేరు దుబాయ్ చంద్రశేఖర్ రావు.
కుదురుపాకల ముఖ్యమంత్రి ఏం చేశారు? ఎంఎస్ఆర్ చెప్పింది కదా, ఎంఎస్ఆర్ ఏం చెప్పిండు? ఈ మధ్య సాగేస్తే వాళ్ళ కారు వచ్చిన కాలు పట్టుకున్నది అందుకే కాపాడినా అన్నాడు. జైలు పోతే నేను వాస్తవం కదా? మరి చెప్పు, సమాధానం చెప్పు. దుబాయ్కి పాస్పోర్ట్లు ఇప్పించి ఉద్యోగాల పెరుగుదల మొత్తం నానా నరకయాత్ర నడిపిస్తే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళి పెడతారు, కేసు పెట్టారు. దొంగ పాస్పోర్ట్ ఇస్తే దుబాయ్ చంద్రశేఖరరావు మోడీ గారు గౌరవిస్తారు, ఇక్కడ మా సమయం నేర్పింది. కానీ మీ ముఖ్యమంత్రి तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर साल अव्वल और दुवम के नतायज एक ही मरतबा जारी करने के लिए इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। तवक्को है कि 15 जून के बाद किसी भी वक्त इंटरमीडिएट इम्तहानात के नतायज जारी कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने बताया कि जारिया माह जून में ही इंटरमीडिएट के नतायज जारी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12 मई से 30 मई तक जवाबी पर्चों की जाँच का काम मुकम्मल कर लिया गया। नतायज जारी करने के लिए बोर्ड का काम आखिरी मराहल में पहुंच गया है। 15 जून तक तमाम उमूर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जवाबी पर्चों की स्कैनिंग, मार्क्स के अपलोड, ख़तई जायज़ा, इंटरनेट मेमो और दीगर तकनीकी उमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए कांग्रेस कायदीन के तई पुलिस के रवैये पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया और पुलिस पर जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते दरियाए कृष्णा पर तामीर होने वाले आबपाशी प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा करने के लिए जाने वाले कांग्रेस के कई कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई कायदीन को घर पर नज़रबंद कर दिया। उन्होंने शिकायत की कि रियासत में पुलिस अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के हुकूक को सलब कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इंतबाह दिया कि पुलिस का रवैया इसी तरह जारी रहा तो कांग्रेस पार्टी इस मसले को पार्लियामेंट और असेंबली में उठाएगी। पीसीसी सदर ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से हफ्ता यानी 13 जून को गोदावरी पर तामीर होने वाले आबपाशी प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा करने के लिए पार्टी कायदीन की टीम रवाना हो रही है। उन्होंने डीजीपी से ख्वाहिश की है कि वो पुलिस को हिदायत दें कि कांग्रेस कायदीन के दौरों में रुकावटें हायल ना करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन कोविड-19 के गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इन प्रोजेक्ट्स के दौरे करेंगे। इसी दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी के अहम कायदीन से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि दरियाए गोदावरी पर तामीर होने वाले प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा करने के लिए कल तमाम कायदीन उन्हें मुकर्रर करदा मकामात पर रवाना हों। उन्होंने कहा कि डीसीसी सुदूर असेंबली हलकों के इंचार्ज और हालिया इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवार और पीसीसी कायदीन अपने अपने इलाकों के प्रोजेक्ट्स के पास पहुँचकर भूख हड़ताल करें। रियासत में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को मुतारिफ करने के सिलसिले में हुकूमत की तश्कील करदा काबीनी सब कमेटी का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा तारक रामाराव, सबीता इंदिरा रेड्डी, एर्रावली दयाकर राव, वी श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में तेलंगाना के खिलाड़ियों को तैयार करने की पॉलिसी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा इस इजलास में शहरी और दही इलाकों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई पर बातचीत की गई। इजलास में वज़रा ने ओहदेदारों से रियासत में स्पोर्ट्स की ताज़ा सूरत हाल, रियासत में मौजूदा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमीज़, स्पोर्ट्स स्कूल्स, स्टेडियम की तादाद, कोचेस की तादाद और खिलाड़ियों की तफसीलात हासिल की। बाद अज़म वज़रा ने ओहदेदारों को नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 29वीं रियासत की हैसियत से वजूद में आने वाली तेलंगाना फ़िलवक्त सिर्फ 6 साल के अंदर आईटी सनतों, ज़राअत, तालीम, सेहत, आबपाशी, अवामी बहबूद के शोबों में मुल्क भर में सर-ए-फ़हरिस्त है और रियासत की स्कीमात और प्रोग्राम मुल्क भर के लिए मॉडल बन गए हैं। अब मुस्तकबिल में स्पोर्ट्स के शोबे में भी तेलंगाना को नंबर 1 मकाम पर लाने की ज़रूरत है। इसके लिए ओहदेदार बेहतर से बेहतर स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार करें। इन वज़रा ने कहा कि आइंदा इजलास में रियासत के अहम खिलाड़ियों, कोचेस से मुलाकात करते हुए उनकी राय और मशवरे हासिल किए जाएंगे। इस इजलास में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रघुनंदन राव, जॉइंट सेक्रेटरी के रमेश और दूसरे मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मिशन के तरीक़ेकार पर सरसब्जी और शादाबी के आगाज़ और मौसम बरसात के दौरान ज़्यादा पौधे लगाने पर तवज्जो मरकूज़ करने पर जोर दिया। उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री पर इजलास की सदारत करते हुए ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो जंगलात में नई जान डालने और कब्ज़ों से बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के विजन की तकमील की सिमत काम करें। उन्होंने कहा कि रियासत में 1,60,000 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल 188
फॉरेस्ट ब्लॉक्स और 129 मकामात को तरक्की दी गई है। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो जहां कहीं भी मुमकिन हो सके तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी करते हुए शहर को देरपा और रहने के काबिल बनाया जाए। जीएचएमसी को हिदायत दी गई है कि वो जामे रोड मैनेजमेंट प्रोग्रामों, कब्रस्तानों, स्कूलों, नहरों, ड्रेन्स वगैरह में सड़कों पर शजरकारी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि शहर पर इसका वाज़े असर हो। इसी तरह मेट्रो रेल के ओहदेदारों से कहा गया कि वो राहदारियों और डिपोज में दोनों तरफ पौधे लगाएं। हमडा, जंगलात, TSIAC और HMRL से ख्वाहिश की गई है कि वो अर्बन फॉरेस्ट्री ब्लॉक्स में जामे शजरकारी के काम फौरी शुरू करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 900 करोड़ रुपए के कैंपा फंड से इस्तेफादा करते हुए अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक्स की तरक्की के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव 17 जून को वरंगल में भद्रादरी काली बंडा का इफ्तिताह करेंगे। चीफ विप वरंगल वेस्ट के रुकन असेंबली विनय कुमार ने आला ओहदेदारों के साथ इसका मायना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1.1 किलोमीटर तवील इस बंड को 32 करोड़ रुपए के सरफे से नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम के तहत तरक्की दी गई है। खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर चहल कदमी के ट्रैक, बैठने के इलाके, खेल के इलाके, ओपन एयर जिम, बच्चों के खेल का इलाका, पार्किंग का इलाका, रोशनी, स्ट्रीट फर्नीचर, लैंडस्केपिंग में काम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में ये मकाम फिल्मों की शूटिंग का भी मरकज़ बन जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में मछली फरोख्त करने और मछली के पकवान आवाम के घरों तक फराहम करने के लिए 150 आउटलेट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मासाब टेंग में अपने दफ्तर के अहाते में गश्ती आउटलेट को झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को साफ़ सुथरी मछली और मछली के पकवान आवाम को फराहम करने के लिए अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के 150 डिवीजन्स में फीकस एक गश्ती आउटलेट यानी मोबाइल आउटलेट तकसीम किया गया ताकि आवाम को आसानी से मछली दस्तयाब हो सके। नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड और महकमे समकियात के ताउन से मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए गए हैं। इससे खुद रोज़गार स्कीम को तौक़ियत मिलेगी। ख़ानदानी पेशे से वाबस्ता अफराद की ज़िंदगी में सुधार लाने और उनकी तरक्की के मकसद से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। वज़ीर ने बताया कि गुज़िश्ता साल 3 लाख टन मछली की पैदावार हुई है। उन्होंने कहा कि मछली के फ़रोख्त के लिए हुकूमत ने अब तक 65,000 मोटरसाइकिल, ऑटो, लगेज ट्रॉली माहीगीरों में तकसीम की है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में मछली की मार्केटिंग के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। ఈరోజు ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశం కూడా ఊహించని విధంగా మన రాష్ట్రంలో మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించి బడ్జెట్లో అలొకేషన్ లేక అంటే మన రాష్ట్రంలో ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ లేదనే విధంగా గత ప్రభుత్వాలు ప్రవర్తించినటువంటి తీరు 30 లక్షల జనాభా ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్రంలో ఈరోజు గంగపుత్రులు కానీ, ముదిరాజులు కానీ, గోండ్లు కానీ, తెనుగు అంటే దీని మీద ఆధారపడ్డటువంటి జీవితాలు అంటే వాళ్ళ జీవితమే నీళ్ళ మీద, ఈ చేపల పెంపకం మీద ఆధారపడ్డటువంటి జీవితాలు. అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన మొదటి సంవత్సరం నుంచే ముఖ్యమంత్రి గారు
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वायरस के बहरान के पेश नज़र छोटे ताजिरों को 5 करोड़ रुपए तक का रिटर्न भरने में राहत देते हुए 2019 जुलाई से जनवरी 2020 तक के टैक्स के साथ जीएसटी R3B फॉर्म भरने पर आयद होने वाले जुर्माने की रकम ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये तय कर दी है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की सदारत में आज मुनक़िदा जीएसटी काउंसिल के 40वें इजलास में रिटर्न फाइल करने से मुतालिक मुतअद्दिद फैसले किए गए। इजलास के बाद वज़ीर ख़जाना ने नामा निगारों को बताया कि जिन टैक्स दहिंदगान टैक्स चुकाना है उनको जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के लिए रिटर्न जमा करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। लेट फीस में जो कमी की गई है वो तमाम जीएसटी R3B के लिए नाफिज है और 1 जुलाई से 30 सितंबर तक लागू होगी। ताहम जिन टैक्स दहिंदगान को टैक्स नहीं चुकाना है वो बगैर किसी जुर्माने के जीएसटी R3B भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले टैक्स दहिंदगान को फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक रिटर्न भरने की मुकर्ररा तारीख 6 जुलाई के बाद 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न जमा करने लगने वाला जुर्माना 18% से कम करके 9% कर दिया गया। इसी तरह मई, जून और जुलाई 2020 का जीएसटी R3B सितंबर 2020 तक भरने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। Members have requested for a special one agenda council meeting, which we've agreed. Dates will be fixed subsequently. Today also, like the last time, we had taken up some correction of inversion of duties issue. You know, that's a festering issue for a very long time. Because of inversion in duties, we get less tax revenue, to end up giving a lot more of refunds because of the accumulated ITCs. Therefore, this issue of correcting inversion has been discussed in almost 3-4 GST Council meetings. This time too, we took it up, and whilst every minister would agree with the logic that existed, that there is certainly an anomaly. Inversion is causing problems in terms of revenue generation. Inversion is also resulting in terms of unexpected amounts going as वज़ीर फाइनेंस डी हरीश राव ने 40वें जीएसटी काउंसिल के इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए तेलंगाना रियासत को अप्रैल और मई के महीने के जीएसटी मुआवजे के तौर पर 3,975 करोड़ रुपए जारिया माह जारी करने की मरकज से दरखास्त की है। काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि कोविड-19 की वजह से तेलंगाना रियासत को माशी तौर पर शदीद नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बकाया जात की काफ़ी रकम तेलंगाना को हासिल होनी है, इसे फौरी जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि माली साल 2017-18 से मुतालिक मरकजी हुकूमत के पास जमा होने वाला कंसोलिडेटेड फंड में 1,70,000 करोड़ रुपए है जो IGST की रकम है। तमाम रियासतों को फौरी तकसीम की जाए। इस मसले पर क़ब्ल अज़ीम भी रियासती हुकूमत ने जीएसटी काउंसिल की तवज्जो दहानी करवाई थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज साबिक अमरीकी सिफारतकार निकोलस ब्रिंस से एक बातचीत में कहा कि रवादारी का DNA हिंदुस्तान और अमेरिका से जैसे गायब हो गया है। इस तमहीद के साथ कि हमारी शिराकत को हमारी रवादारी मुतारिक रखती आई है, राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन हैरत की बात यह है कि रवादारी का DNA अब गायब हो रहा है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि मुझे रवादारी की वो सतह नज़र नहीं आती है जो मैं देखता था। Well, we're in lockdown the way India is, and that's a surreal environment and existence for all of us in both India and the United States. Our country's in deep political and existential crisis, and I think that's what's really gripping all of us right now. What do you think is going on in the United States? Why are we seeing these images? In the U.S., we've had a problem of race, of mistreatment of African Americans. Since the beginning of the founding of the country, the first slave ships arrived here in 1619. That's the year before the Pilgrims came from England to settle Massachusetts. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।